हेलो एवरीवन। इनडायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी में सप्लाई में हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई पर चर्चा कर रहे थे। आपूर्ति का समय। जीएसटी कानून के तहत सप्लाई एक टैक्सेबल इवेंट है और इवेंट के लिए किसी सर्टेन टाइम का होना जरूरी है, न कि एस्टिमेटेड टाइम का। चूंकि जीएसटी लॉ में सप्लाई जो है वो एक टैक्सेबल इवेंट है और कोई भी इवेंट एक सर्टेन टाइम पर होता है, न कि एस्टिमेटेड टाइम पर। तो जब तक कि सप्लाई का टाइम नहीं आता, आपूर्ति का समय नहीं आता, तब तक जीएसटी इंपोज नहीं किया जा सकता। तो इसलिए टाइम ऑफ सप्लाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम इस पर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर नॉर्मल सिचुएशन, मतलब सामान्य स्थिति में वस्तु की आपूर्ति का समय। प्रैक्टिकल पर जाने से पहले एक बार शॉर्ट में उसको रिपीट कर लिया जाए जो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज या नॉर्मल सिचुएशन। फॉरवर्ड चार्ज टर्म इसलिए है क्योंकि एक हमारा रिवर्स चार्ज भी होता है। नॉर्मल सिचुएशन को हम लोग फॉरवर्ड चार्ज बोलते हैं। 3 टाइम है, 3 तारीख है, 3 डेट है। इन तीनों डेट्स में, तीनों तारीखों में जो तारीख सबसे पहले आएगी उसी को गुड्स की सप्लाई का टाइम माना जाएगा। लिखा है यहां, द टाइम ऑफ supply of goods shall be the earlier of the following dates। क्या डेट है? The date of issue of invoice। जिस डेट को इनवॉइस इशू किया जाता है by the supplier, या the last date on which he is required to issue the invoice with respect to supply। मतलब जो सप्लाई की गई है उस सप्लाई के लिए इनवॉइस इशू करने का जो लास्ट डेट है, अंतिम तारीख, अंडर सेक्शन 31। मतलब जिस डेट को एक्चुअल में इनवॉइस इशू किया गया या जो इनवॉइस इशू करने का लास्ट डेट है वो डेट, या द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द सप्लाई, या जिस दिन सप्लायर सप्लाई के संबंध में भुगतान प्राप्त करता है। इन तारीखों में जो तारीख सबसे पहले आती है वही गुड्स की सप्लाई का टाइम मान लिया जाता है। अब यहां पर यह भी है कि ये जो सप्लाई के संबंध में इनवॉइस इशू करने का जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट क्या है? यहां लिखा है, ए रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन shall issue a tax invoice under section 31 before or at the time of। अब यहां पर 2 पॉइंट है। रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई टू द रेसिपिएंट। अगर सप्लाई के लिए गुड्स को रिमूव करना पड़ता है जहां पर सप्लाई में गुड्स का मूवमेंट शामिल है, जहां सप्लाई में गुड्स का मूवमेंट शामिल है वहां पर रेसिपिएंट को सप्लाई करने के लिए गुड्स को रिमूव करने का जो डेट है, समय है, वो इनवॉइस इशू करने का लास्ट डेट है। और अदर केसेस में डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल देयर ऑफ टू द रेसिपिएंट, गुड्स की डिलीवरी कर देना या रेसिपिएंट को डिलीवरी के लिए अवेलेबल करा देने का जो डेट होगा उसी को इनवॉइस इशू करने का लास्ट डेट माना जाएगा। प्लस यहां जो है
पेमेंट रिसीव करने का डेट। पेमेंट रिसीव करने का डेट क्या होगा? जिस दिन पेमेंट रिसीव करने का एंट्री अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में किया गया या जिस दिन पेमेंट बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ, जमा हुआ, दोनों में जो डेट पहले आएगा उसी को पेमेंट का डेट माना जाएगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लेटेस्ट अधिसूचना है, जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है, उसके अनुसार एक रजिस्टर्ड पर्सन जिसने कंपोजिशन लेवी को ऑप्ट नहीं किया है, उसके लिए सप्लाई का टाइम 2 डेट है। उन 2 डेट में जो पहले होगा उसी को सप्लाई का डेट मान लिया, मतलब सप्लाई का टाइम मान लिया जाएगा। वो क्या है? इनवॉइस इशू करने का एक्चुअल डेट या इनवॉइस इशू करने का जो लास्ट डेट है, दोनों में जो डेट पहले हो। इसका मतलब है पहले जो आपको हम बताए कि 3 डेट वाला बात, वो लागू होता है कंपोजिशन लेवी जिसने ऑप्ट की है उस पर, और जिसने कंपोजिशन लेवी ऑप्ट नहीं की है उसके लिए 2 ही डेट है। लिखा है हाउ एवर एज पर नोटिफिकेशन इश्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट द रजिस्टर्ड पर्सन who did not opt for the composition levy under section 10 of the said act, the time of supply for such person shall be the earlier of date of issue of invoice by the supplier or the last date on which he is required under section 31 to issue the invoice with respect to the supply. It means such person need not to pay tax at the time of receipt of advance. कहने का मतलब है केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार रजिस्टर्ड पर्सन, पंजीकृत व्यक्ति जिसने इस अधिनियम मतलब कि जीएसटी अधिनियम की धारा 10 के तहत कंपोजिशन लेवी का चयन नहीं किया है, कंपोजिशन लेवी को ऑप्ट नहीं किया है, ऐसे व्यक्ति के लिए सप्लाई का टाइम, सप्लायर के द्वारा बिल जारी करने का डेट मतलब बिल इशू करने का डेट या सप्लाई के संबंध में बिल इशू करने का लास्ट डेट सेक्शन 31 के तहत, दोनों में से जो पहले होगा उसी को माना जाएगा। मतलब ये है कि जिस पंजीकृत व्यक्ति ने कंपोजिशन लेवी का चयन नहीं किया है उसको एडवांस पेमेंट मिलने के टाइम पर टैक्स का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। डिड नॉट ऑप्ट के लिए है जिस दिन इनवॉइस इशू किया गया बाय द सप्लायर या उस सप्लाई के संबंध में इनवॉइस इशू करने का जो लास्ट डेट है एस अंडर सेक्शन 31, दोनों में जो पहले हो, ठीक है, ये है उसके लिए जिसने कंपोजिशन लेवी को ऑप्ट नहीं किया है। मतलब जिसने कंपोजिशन लेवी को ऑप्ट किया है उसके लिए क्या है? इनवॉइस इशू करने का डेट या इनवॉइस इशू करने का लास्ट डेट या पेमेंट रिसीव करने का डेट, दोनों में से जो डेट पहले आएगा वो। अब यहां ये एग्जाम्पल है, इस पर गौर करना है। यहां बोल रहा है डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई वेयर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट और मेकिंग अवेलेबल। आपको आपूर्ति के समय का निर्धारण करना है, जहां पर आपूर्ति में, सप्लाई में निर्गमन शामिल है, रिमूवल, मूवमेंट शामिल है या मेकिंग अवेलेबल उपलब्ध कराया गया ये शामिल है। केस नंबर है, टोटल 6 कंडीशंस है। केस नंबर है, पहला जो 5 कंडीशन है ये है नॉट ए कंपोजिशन डीलर। मतलब अभी जो हम लोगों ने देखा, जो नया नोटिफिकेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो सब लागू होगा इस पर। ये सब कंपोजिशन डीलर नहीं है, नॉट ए कंपोजिशन डीलर,
नॉट ए कंपोजिशन डीलर, ये 5 नंबर तक यही है। छठा नंबर जो है ये कंपोजिशन डीलर है। मतलब ये जो नॉट ए कंपोजिशन डीलर के लिए 2 डेट है, बिल इशू करने का डेट या बिल इशू करने का लास्ट डेट, मतलब जिस दिन गुड्स का डिलीवरी किया गया है वो डेट जो पहले होगा। कंपोजिशन डीलर में 3 डेट है, बिल इशू करने का डेट, बिल इशू करने का जो लास्ट डेट मतलब सप्लाई का डेट, या पेमेंट रिसीव करने का डेट जो पहले होगा। डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स या मेक अवेलेबल, ये सप्लाई का डेट दिया हुआ है, मतलब इसी डेट को बिल जो है वो बनाना कंपलसरी है, मतलब ये बिल इशू करने का लास्ट डेट है। ये है डेट ऑफ इनवॉइस, सप्लायर इस दिन इनवॉइस इशू किया है और ये इनवॉइस इशू करने का लास्ट डेट है। ठीक है, एज पर सेक्शन 31, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स और डेट ऑफ मेक अवेलेबल ऑफ गुड्स। इसके बाद डेट ऑफ पेमेंट है। हमको इन तीनों को देखकर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स डिसाइड करना है। फर्स्ट केस में डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, इसका मतलब बिल इशू करने का जो लास्ट डेट है अंडर सेक्शन 31 वो है 25 नवंबर। ठीक है, डेट ऑफ इनवॉइस, बिल कब इशू किया गया है 20 अक्टूबर को, यह कंपोजिशन डीलर नहीं है। ठीक है, तो डेट ऑफ पेमेंट पर ध्यान नहीं देना है। इन दोनों डेट में मतलब बिल इशू करने का लास्ट डेट अंडर सेक्शन 31 और इनवॉइस इशू करने का डेट, दोनों में जो डेट पहले आएगा, कौन सा डेट पहले आ रहा है, ये है 25 नवंबर, ये है 20 अक्टूबर, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा 20 अक्टूबर। दूसरा जो केस है ये भी नॉट ए कंपोजिशन डीलर है। केस नंबर 2 जो है ये डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, मतलब बिल इशू करने का जो लास्ट डेट हो सकता है अंडर सेक्शन 31 वो है 25 नवंबर। डेट ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस इशू करने का डेट है 2 दिसंबर। दोनों में डेट कौन सा पहले आया है 25 नवंबर का। ठीक है, थर्ड वाला भी नॉट ए कंपोजिशन डीलर है। यहां बिल इशू करने का लास्ट डेट है 25 नवंबर अंडर सेक्शन 31 और बिल इशू करने का एक्चुअल डेट है 2 दिसंबर। दोनों में कौन सा डेट पहले आ रहा है 25 नवंबर का। ये भी कंपोजिशन डीलर नहीं है। नंबर 4, बिल इशू करने का लास्ट डेट अंडर सेक्शन 31 है 25 नवंबर, डेट ऑफ इनवॉइस है 2 दिसंबर। डेट ऑफ पेमेंट भी दिया हुआ है, इससे कोई मतलब ही नहीं है हमको, 25 नवंबर यहां भी होगा। ठीक है, 5वां नंबर भी नॉट ए कंपोजिशन डीलर है, बिल इशू मतलब सेम डेट है, यहां भी 25 नवंबर आया, जबकि गौर कीजिए डेट ऑफ पेमेंट सब में अलग अलग है, यहां से यहां तक में ये दोनों में डेट सेम है ना, लेकिन डेट ऑफ पेमेंट यहां 6 दिसंबर है, 28 नवंबर है, 20 नवंबर है। ठीक है, यहां पर भी क्या है, पेमेंट क्रेडिट हुआ है बैंक में 22 नवंबर को और बुक्स में रिकॉर्ड किया गया है 24 नवंबर को। दोनों में डेट पहले आ रहा है 22 नवंबर का, मतलब 22 नवंबर को पेमेंट मिल गया, लेकिन पेमेंट के डेट पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये कंपोजिशन डीलर नहीं है। अब छठा वाला कंपोजिशन डीलर है। कंपोजिशन डीलर के केस में बिल इशू करने का लास्ट डेट है आपका 25 नवंबर, बिल इशू करने का एक्चुअल डेट है 2 दिसंबर, डेट ऑफ पेमेंट बैंक में क्रेडिट हो रहा है 24 नवंबर को, जबकि बुक्स में रिकॉर्ड किया जा रहा है 20 नवंबर को। दोनों में कौन सा डेट पहले आ रहा है 20 नवंबर का, यानी पेमेंट रिसीव करने का डेट है 20 नवंबर, बिल इशू करने का एक्चुअल डेट है 2 दिसंबर और बिल इशू करने का जो लास्ट डेट है, रिक्वायर्ड लास्ट डेट अंडर सेक्शन 31 वो है 25 नवंबर। तीनों में कौन सा डेट पहले है 20 नवंबर, तो यहां पर हमारा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या हो गया 20 नवंबर का। ठीक है, और भी क्वेश्चन है, आगे देखिए।
ये बोल रहा है मिस्टर एक्स, ए कंपोजिशन डीलर, रिसीव्ड ए पेमेंट ऑफ रुपीज 2 लाख, यहां पर एन मिसप्रिंट है, received a payment of rupees 2 lakh on 7th November 2017 for supply of machine to be manufactured as per the requirement of Mr. Y. Mr. X जो कि एक कंपोजिशन डीलर है, उसको मिस्टर वाई की आवश्यकता के अनुसार मशीन का निर्माण करके सप्लाई करने के लिए 7 नवंबर 2017 को 2 लाख रुपए का भुगतान प्राप्त करते हैं। मतलब मिस्टर एक्स कंपोजिशन डीलर है, यही पेमेंट रिसीव कर रहा है मिस्टर वाई से 2 लाख का 7 नवंबर को कि मशीन बनाकर सप्लाई करना है। द चेक ऑफ रुपीज 2 लाख was deposited in the bank account on the same date and the amount was credited in his account on 10th November 2017। 2 लाख का चेक जो मिस्टर वाई से मिला था उसको मिस्टर एक्स उसी दिन बैंक में जमा कर दिया, लेकिन उसका अमाउंट उसके बैंक अकाउंट में 10 नवंबर को, मतलब 3 दिन के बाद जमा हुआ। 7 तारीख को पेमेंट पाया, उसी दिन जमा कर दिया, लेकिन बैंक में जमा कब हुआ? 10 नवंबर को। तो ये बुक्स में रिकॉर्ड कब किया होगा? जिस दिन ये बैंक में जमा किया। जमा कब किया बैंक में? 7 नवंबर को। ठीक है, तो पेमेंट रिसीव करने का डेट तो हमारा हो गया 7 नवंबर। ठीक है, मिस्टर एक्स सप्लाइड द मशीन ऑन 5 दिसंबर 2017। 5 दिसंबर को यह मशीन का सप्लाई किया। इसका मतलब जो सप्लाई किया गया है उसके लिए इनवॉइस इशू करने का लास्ट डेट अंडर सेक्शन 31 है 5 दिसंबर, ये लास्ट डेट है। ठीक है, बिल इशू नहीं किया गया, मान लेते हैं इसी दिन बिल इशू किया गया, तो 5 दिसंबर का डेट है। और पेमेंट रिसीव करने का डेट मतलब कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में एंट्री करना पेमेंट का और बैंक अकाउंट में क्रेडिट होना, दोनों में जो डेट पहले हो उसी को पेमेंट रिसीव करने का डेट माना जाता है। तो यहां पर 7 नवंबर को पेमेंट मिला था, उसी दिन बुक्स में रिकॉर्ड किया गया होगा और उसी दिन बैंक में जमा कर दिया गया था। बैंक में क्रेडिट हुआ 10 तारीख को, तो पेमेंट रिसीव करने का डेट हमारा 7 नवंबर है। अब यहां पर ये हमारा कंपोजिशन डीलर है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं बिल इशू करने का डेट और पेमेंट रिसीव करने का डेट जो पहले हो। तो इन द व्यू ऑफ द जीएसटी प्रोविजन द टाइम ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू द एडवांस अमाउंट ऑफ रुपीज 2 लाख, 2 लाख का जो एडवांस मिला है उसके संबंध में सप्लाई का टाइम क्या होगा? 7 नवंबर, पेमेंट मिलने का डेट। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर ए of Delhi owns a factory shed in Mumbai. Factory shed has a generator also. Mr. A नाम है visited Mumbai and sold the factory along with generator to Mr. R of Mumbai. What will be time of सप्लाई फॉर जेनरेटर? सवाल है, दिल्ली के मिस्टर ए एक कारखाने के मालिक हैं और कारखाना कहां है? मुंबई में। कारखाने में एक जेनरेटर भी है। मिस्टर ए जो कि दिल्ली के हैं उसने मुंबई का दौरा किया और जेनरेटर के साथ में ही कारखाने को मुंबई के ही मिस्टर आर को बेच दिया। तो हमको बताना है, आपको बताना है कि जनरेटर का जो सप्लाई किया गया है उसका टाइम क्या है। तो यहां पर जो माल बेचा गया है वो बेचा गया है जो है जैसा है ना, उसके आधार पर। चूंकि
जैसा है जहां है उसी आधार पर कारखाना के साथ में जनरेटर को बेचा गया है और इसमें गुड्स का कोई मूवमेंट नहीं है, इसलिए सप्लाई का टाइम वह टाइम होगा जिस टाइम पर जनरेटर मिस्टर आर को अवेलेबल कराया गया। लिखा है सिंस द जनरेटर इज सोल्ड अलोंग विथ फैक्ट्री ऑन एज इज वेयर इज, जैसा है जहां है बेसिस, एंड देयर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। फैक्ट्री मुंबई में था, जनरेटर फैक्ट्री में था और वो मुंबई के ही मिस्टर आर को बेच दिया गया, तो कोई मूवमेंट तो नहीं हो रहा है गुड्स का यहां पर। द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द टाइम व्हेन जनरेटर वाज मेड अवेलेबल। अगर मूवमेंट होता गुड्स का तो जिस टाइम पर गुड्स को रिमूव किया जाता ना, वो हमारा टाइम होता इनवॉइस इशू करने का लास्ट डेट, उसको मानते। लेकिन अगर मूवमेंट नहीं है तो जिस दिन डिलीवरी के लिए अवेलेबल कराया जा रहा है वो टाइम, तो यहां पर चूंकि मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसीलिए जिस टाइम पर जनरेटर अवेलेबल कराया गया मिस्टर आर को, वही सप्लाई का टाइम मान लिया जाएगा। तो ये हम लोगों ने आज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के जरिए जाना कि नॉर्मल सिचुएशन में गुड्स की सप्लाई का टाइम क्या होगा। अगर कंपोजिशन डीलर है तो उस केस में क्या होगा, सप्लायर के द्वारा बिल इशू करने का डेट या उस सप्लाई के संबंध में बिल इशू करने के लिए सेक्शन 31 के तहत ऐसा लास्ट डेट जिस दिन बिल को इशू करना मस्ट हो गया था, कंपलसरी हो गया था। कहने का मतलब है सप्लायर जिस दिन एक्चुअल में बिल इशू किया या सेक्शन 31 के तहत बिल इशू करने का जो लास्ट डेट है, या जिस दिन सप्लायर को उस सप्लाई के संबंध में पेमेंट मिलता है, इसमें जो डेट पहले आएगा उसी को हम सप्लाई का टाइम मान लेंगे। ठीक है। और अगर कंपोजिशन डीलर नहीं है तो उस केस में दो ही चीज पर ध्यान देना है, सप्लायर जिस दिन बिल इशू करता है वो डेट, या उस सप्लाई के संबंध में सेक्शन 31 के तहत बिल इशू करने का जो लास्ट डेट है, जो रिक्वायर्ड लास्ट डेट है, कंपलसरी है, जिसकी बिल इशू करना ही पड़ेगा, जो डेट पहले आएगा। ठीक है। यहां पर पेमेंट जिस दिन रिसीव किया उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है। थैंक यू। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।